Hello students, today we will discuss intro part of exercise 1.2 the NCERT 11th mathematics chapter number 1. In the last video we discussed about the set and the representation of set, means what is a set and how to represent a set, and in this video we will discuss about the types of set. Okay, let's start. First set हमारे पास आता है बेटा इसमें empty set. क्या आता है बेटे? Empty set. You can say null set, you can say void set, and we can say zero set. देखिए बेटे, नाम से ही पता है empty, एक ऐसा सेट जो बिल्कुल empty है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम empty set. You can say null, void और zero, एक ही बात है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? A set हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। अब एग्जांपल देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए कोई सेट है मेरे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आपका नेचुरल नंबर है, एंड x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो बेटा ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, जिस आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में अगर मैं कहता हूँ कि लिखिए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा और x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है। तो क्या बेटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर आपके पास है जो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो? होना चाहिए नेचुरल। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ए सेट है इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो कोई भी एलिमेंट जब इसमें नहीं आता है तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक सेट है b इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज एन इवन प्राइम greater than 2 तो ये मैंने कहा बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब की बार फिर x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को और x जो है वो इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर हो, प्राइम भी हो और इवन भी हो। आपको पता है केवल 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 से बड़ा कोई भी आपका इवन प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज ओनली 2 इज ए नंबर दैट इज इवन प्राइम नंबर। तो देयरफॉर नो एलिमेंट इज देयर वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर वी हैव नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो अगेन बी इज व्हाट? एम्प्टी सेट। तो ये बेटा एम्प्टी सेट। और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ तो मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने लिखा बेटे सी कोई आपके पास सेट है x सच डैट x इज ए स्टूडेंट, x कोई स्टूडेंट है, प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ 9th एंड 11th क्लास। अब देखिए बेटे मैंने एक सेट लिखा है x सच डैट x इज ए स्टूडेंट, x कोई स्टूडेंट है, प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ 9th एंड 11th क्लास। एक स्टूडेंट है जो अभी प्रेजेंटली 9th और 11th क्लास दोनों में पढ़ता है। ऐसा पॉसिबल है कि क्या कोई स्टूडेंट साइमल्टेनियसली दोनों ही क्लासेस में पढ़ता हो और एक ही टाइम पे? तो ऐसा आपको कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर सी के अंदर कोई भी एलिमेंट कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट आपका नहीं आएगा। इसका मतलब सी आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट है। यू कैन से नल सेट, यू कैन से वॉइड सेट, यू कैन से जीरो सेट। तो ये है बेटा आपका एम्प्टी सेट। अब इस एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसको बोलते हैं बेटे फाई, PHI, फाई बोलते हैं। एम्प्टी सेट को केवल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई कैसे बनता है बेटे? जैसे 0 बनाई और एक वर्टिकल लाइन ऐसे डाल दो, तो ये होता है बेटा फाई। तो इसको फाई बोलना है आपने। ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में थीटा याद किया, इसी तरीके से ये आपका फाई है और फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। लेकिन एक छोटी सी बात समझिए बेटा यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ एक सेट लिखा मैंने ए,
इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर 5 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सा सेट है, सोचिए एक बार ध्यान से। 5, अब इस ए सेट के अंदर एक एलिमेंट है 5, ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो ध्यान रखना ये आपका नल सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ नल सेट, ये एम्प्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है बेटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता a इज इक्वल टू 5, अब आपका ये नल सेट है। क्यों? अब 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट होता है। या फिर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू सिंपली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं लिखना है मेरे को, क्योंकि कोई नंबर लिख दिया तो फिर आपका नल सेट नहीं बनेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एक सेट लिखा बेटे, चलो यहाँ लिख देता हूँ। मैंने एक सेट लिखा यहाँ पे b इज इक्वल टू 0। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे 0 तो इसलिए 0 सेट, नहीं, 0 सेट का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके अंदर तो ब्रैकेट के अंदर तो एक एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो ये आपका नल सेट नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, अब कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, अब आपका ये नल सेट है। तो मोस्टली कन्फ्यूजन हमारे को यहाँ होती है इस केस में और इस केस में। तो ये आपका एम्प्टी नहीं है बेटा, ये एम्प्टी है। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। बस मैं सेट्स को भी यहाँ पे कैटेगराइज करता हूँ 2 तरीके से। एक मैं लिखता हूँ बेटे यहाँ पे फाइनाइट सेट्स, और सेकंड है बेटा इनफाइनाइट सेट्स। बिल्कुल नाम से ही पता है बेटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक ऐसा सेट बेटा जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें, काउंटेबल हों। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो बेटा इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट सेट है। इसके अंदर क्या है? डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक बी सेट लिखा a b c, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है बता? 3 एलिमेंट हैं, तो ये भी आपका कौन सा सेट है? फाइनाइट है। और सेट लेता हूँ, जैसे मैं c लिखा, अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका कौन सा बेटा? फाइनाइट है। एम्प्टी सेट भी हमेशा फाइनाइट होता है, ध्यान रखना। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा d इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा, x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आपका एक नेचुरल नंबर है एंड x लेस देन 100, x जो है वो 100 से कम है, तो उसके अंदर क्या होगा? डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हम काउंट कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास कौन सा सेट होता है बेटा? फाइनाइट होता है। तो सेट विच इज आइदर एम्प्टी or having definite number of elements, that set is called as finite set। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल है, मीन्स एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हो, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। या आप जैसे रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स को लिस्टिंग करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम उसके सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो, अब नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं पता है किसी को? नहीं पता ना, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, गोज़ अप टू इन्फिनिटी होते हैं। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैं सबको नहीं लिख के दिखा सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी हम इनफाइनाइट सेट को लिख के दिखाते हैं तो 2-3 एलिमेंट लिख के और 2-3 डॉट लगा दो, ऐसे 2-3 लगा दो, ज़्यादा लगा दो, कुछ वो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर पॉइंट्स बेटा, ये सर्कल है मान लो, तो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा? इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये पॉइंट भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेट भी कौन सा है आपका? इनफाइनाइट सेट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में दे सकते हैं। तो जैसे सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल आपके प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, तो जितने भी हैं आपके पास, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सारे हमारे पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट को बेटा हम क्या करेंगे, उसके कुछ एलिमेंट लिख के दिखा देंगे और फिर डॉटेड फॉर्म में लिख देंगे। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी सेट है आपका, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई इनफाइनाइट सेट है
मैंने सेट की दो रिप्रेजेंटेशन बताई थी आपको, एक रोस्टर फॉर्म बताई थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो सेट तो हैं लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि मैं उनको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के दिखा सकता हूँ, सेट बिल्डर में भी। कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होगा आपका, रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। रोस्टर फॉर्म में केवल वही सेट लिखे जाते हैं बेटा जो किसी न किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हो। रोस्टर फॉर्म में हम उन्हीं सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके एलिमेंट्स किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। ठीक है, तो वो सेट तो होता है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बेटा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स आपके इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट सेट्स में आपके इनफाइनाइट क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। उसको आप लिख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, आप रोस्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं सभी एलिमेंट्स को। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है बेटा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं फाइनाइट सेट पे और इनफाइनाइट सेट पे। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, 5 एग्जांपल लिखे हैं एंड इसमें हमें ये बताना है बेटा कौन से फाइनाइट हैं और कौन सा आपका इनफाइनाइट सेट है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट। द सेट ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसने कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनका सेट। थोड़ा समझिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, देखना एक बार, जाओ ऊपर तक, कहीं ऐसे नीचे जाने दो बेटा। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो मैं ऐसे ऐसे कितने लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा सेट है बेटा आपका, इनफाइनाइट। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं ABCDEFGH लाइक दिस, तो उनका जो सेट है तो बताना बेटा फाइनाइट है इनफाइनाइट। तो सिंपली 26 लेटर्स होते हैं तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास कौन सा सेट है बेटा, फाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के जो मल्टीपल हैं, ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 के मल्टीपल तो क्या क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, सेट में ऐसे लिखेंगे 25, 30, अब कहाँ तक जाएंगे, बहुत सारे नंबर हैं बेटा, ये तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो इसलिए कौन सा सेट है बेटा आपका, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ पे यहाँ कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ की पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो सेट, कोई कहेगा इसको इनफाइनाइट, कोई कहेगा इसको फाइनाइट। ऐसे ही सेट ऑफ पीपल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ द स्टार्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो इन द स्काई। तो आपको ये देखना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखिए सेट ऑफ एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर आपका आएगा, बहुत बड़ा नेचुरल नंबर आपका कोई ना कोई आएगा, लेकिन नंबर तो है बेटा वो, ठीक है। ये हो सकता है कि वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन वो नंबर आपका फाइनाइट है। तो इसलिए बेटा इस टाइप के जितने भी आपके एग्जांपल्स मिलेंगे वो आपके बेटा फाइनाइट होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो काउंटिंग है वो बहुत बड़ी हो सकती है, नंबर में वो बहुत बड़ा नंबर आपका आ सकता है लेकिन वो नंबर आपका फाइनाइट होता है, इसलिए ये जो सेट होगा वो आपका क्या होगा, फाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। तो ओरिजिन मीन्स आपका ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0, 0। तो सर्कल बतानी है जो इससे पास होती हो, मीन्स इसको टच करते हुए जाती होंगी, ऐसे ऐसे भी जा सकती हैं बेटा। बहुत सारी सर्कल्स हैं, इधर भी बना सकता हूँ मैं जो 0, 0 को 0, 0 से पास होती हो, ऐसे भी बना सकता हूँ। 0, 0 से पास होनी चाहिए बेटे। तो मैं यहाँ पे कितनी बना सकता हूँ, इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकता हूँ, बहुत सारी सर्कल्स बनेंगी जो 0, 0 से पास होंगी। तो ये आपके पास कौन सा सेट है बेटा, इनफाइनाइट। तो अब सिंपली आप बता सकते हैं बेटा कौन सा सेट आपका फाइनाइट होगा और कौन सा सेट आपका इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट, तो बेटे अभी तक हमने स्टडी किया है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखिए नाम से पता बेटा, सिंगलटन मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट मिलेगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिखा A = 1, तो एक ही एलिमेंट है तो ये आपका सिंगलटन है। और भी लिख सकते हैं, एक सेट लिखा B = 0, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है तो ये भी आपका सिंगलटन है। और लिख लेते हैं C = 5,
तो इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। इसको एम्प्टी मत बोलना कि सर ये एम्प्टी है, मैंने बताया था अगर मैं इसको केवल ऐसे लिख दूँ C इज इक्वल टू कोई सेट है फाई तो है ये एम्प्टी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर मैं फाई लिख देता हूँ तो इसका मीनिंग है बेटा इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास होता है सिंगलटन। मीन्स एक सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज सेड टू बी सिंगलटन, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता तो वो होता है आपके पास एम्प्टी, जिसको फाई से आप डिनोट करते हो। जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं वो मीन्स जिसके एलिमेंट आपके फाइनाइट होते हैं तो वो हमारे पास होता है फाइनाइट सेट, एंड जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट। तो जैसे अब ये जो सेट है 1, अब इसके एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ये फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे कौन से सेट है बेटा, फाइनाइट सेट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इक्वल सेट्स। ये कंसेप्ट अच्छा है बेटा इक्वल सेट्स का। देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं, मान लो मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 और एक सेट है B 3 2 और 1। अगर इन दो सेट्स को इक्वल हम तभी बोलेंगे जब इसके एलिमेंट सारे इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। मीन्स इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, तो A के सारे एलिमेंट B में हो, B के सारे एलिमेंट A में हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू क्या बेटा B, दोनों सेट इक्वल हैं। तो आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ एलिमेंट ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एलिमेंट ऑफ A, देन वी कैन से दैट A एंड B आर टू इक्वल सेट्स। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे A मैंने सेट लिखा A B C D और एक सेट मैंने लिखा यहाँ पे B C D और E। अब बताओ बेटा A और B क्या अब इक्वल है? फिर से वही चीज़ देखो, A के सारे एलिमेंट B में है, ये देखो यहाँ पर A है, इधर A नहीं है, तो सीधी सी बात है एक में एक कैंसिल हो गया, तो ये आपके इक्वल सेट नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें होते और इसके सारे एलिमेंट इसमें होते तो ये सेट आपके इक्वल हो जाते, अदरवाइज नहीं होते। जैसे अब मैं एक सेट लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, A कोई सेट है हमारे पास X सच डैट X इज ए लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, ये लॉयल कोई वर्ड है बेटा, ठीक है। और B एक सेट है LOYA, बस। अब बताओ बेटा चेक करो क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं है। तो ये सेट बिल्डर है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो A को मैं क्या लिखूंगा, X क्या है, X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो लॉयल का ही लेटर है, लॉयल एक वर्ड है, इसके जो लेटर होंगे और लेटर्स को मैं यहाँ लिखूंगा, वो आपके पास एक सेट बनाएंगे A। तो रिपीटिशन नहीं लिखता आपको पता ही है, L लिखा, कोमा के हेल्प से सेपरेट करेंगे O, उसके बाद Y, उसके बाद A, L नहीं लिखूंगा, L पहले आ चुका है। अब A और B को चेक करो क्या इक्वल है, नहीं है। A के सारे एलिमेंट B में है, ये चेक करो, और फिर चेक करो B के सारे एलिमेंट A में है, बिल्कुल है, तो ये दोनों सेट इक्वल है। तो कंडीशन बोथ साइड आपकी डिफाइंड होनी चाहिए, मीन्स A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट किस में हो, A में हो, तभी हम इनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। एग्जाम्पल और लिखता हूँ बेटा मैं, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे एक सेट में लिखता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट मैंने लिखा B 1 1 2 2 3 3 लाइक दिस। अब देखो बेटा क्या ये इक्वल सेट हैं, क्या A के सारे एलिमेंट B में है, एक एलिमेंट है 1 2 3, चेक करो इसमें है 1 2 3। अब क्या ये देखो B के सारे एलिमेंट A में है, B में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1 है, तो ये रहा 1 1 1 2 2 3 3 सारे हैं। अब यहाँ पे रिपीटेशन दिखा दी मैंने बेटा, बेसिक रिपीटेशन हो, रिपीटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं सिंपल में ऐसे भी लिख सकता था 1 2 3, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिपीटेशन कोई ज़रूरी नहीं है, आप रिपीटेशन नहीं करें तो बेस्ट रहेगा। तो ये दो सेट हमारे पास इक्वल हो गए, और इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल हो जाएगा। जैसे एक सेट लिखा मैंने ABC और दूसरा सेट मैंने लिखा यहाँ पे BCD। अब चेक करो क्या A के सारे एलिमेंट B में है, A इधर नहीं है, तो इक्वल A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, तो B के तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो ये होता है बेटा इक्वल सेट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल
नंबर ऑफ सेट, और सेट बी फाइनाइट ऑफ फाइनाइट सेट। आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है, उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे मैंने एक सेट लिखा ए 1 2 3 4, मैंने कहा इसका कार्डिनल नंबर बताइए। कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का ही बताते हैं। कार्डिनल नंबर होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया बेटा? कार्डिनल नंबर 4 ही हो गया। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं Na = 4 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। लेकिन बेटा किस केस में होता है? ये फाइनाइट के केस में। जैसे मैंने एक सेट लिखा, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे A = 1 2 3, बताना बेटा इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? इसके अंदर एलिमेंट काउंट कर लो, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3, तो 3 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3। और कार्डिनल नंबर को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, तो इसका ऑर्डर भी कितना है? 3। मीन्स जिसमें जिस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वही उसका कार्डिनल नंबर है, वही उसका ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन ये किस में एप्लीकेबल होता है बेटा? फाइनाइट सेट के केस में। अब बेटा इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, देखिए बेटे, मान लो 2 सेट है मेरे पास ए और बी, 2 सेट हैं कोई भी। अगर ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, मीन्स ए का जो ऑर्डर है और बी का ऑर्डर है, अगर ये सेम हो, ऑर्डर सेम हो, बस अब यहाँ पे एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन से, तो हम कह सकते हैं कि ए जो वो इक्विवेलेंट है बी के साथ। और ये सिंबल होता है इक्विवेलेंट का, जो 10th क्लास में आप सिमिलर का यूज करते हैं, इक्विवेलेंट का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने एक सेट लिखा ए बी सी, और दूसरा सेट लिखा बी 1 2 3। अब बताइए बेटा इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? मीन्स नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए, दैट इज 3। अब बी में चेक करो बेटा कितना है, यहाँ पर भी कितने हैं? 3। तो दोनों इक्वल आ गए ना, मीन्स ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट किसके अंदर हैं? बी के अंदर हैं। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ए और बी है ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। इसको ऐसे याद रखना, इक्विवेलेंट, एन आ गया ना, मीन्स एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट कब बोलते हैं? 2 सेट को इक्वल कब बोलेंगे? जैसे एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 3 2 1। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो ये हैं इक्वल। ठीक है, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो यहाँ पर तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी कितना है? 3, तो ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट के केस में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने हैं सेम है या नहीं है, और इक्वल में देखना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन बनता है। कंक्लूजन क्या बनता है? जो भी आपके इक्वल सेट्स हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। चेक करके देखो ना, जैसे यही सेट लिया मैंने, ए लिया 1 2 3 और बी लिया 3 2 1, ये इक्वल है, इक्वल है तो इक्विवेलेंट पक्का मिलेगा, एलिमेंट देखो सेम है। अब ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है पहले से यहाँ पे, ये देखो। अब ये सेट क्या है? ए और बी, ये इक्विवेलेंट तो हैं, क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पे? 3, और बी के अंदर भी कितने हैं? 3, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। चेक करो, ये इक्वल नहीं है। देखो ए के इक्वल कब होते हैं? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये सेट इक्विवेलेंट तो हैं,